Hi students, how are you? Welcome to our class Vedanta Studies, and this is our world of biology. Let's start our topic. Already we have started chapter number 2, 11th biology. Chapter number 2 की बात कर रहा हूँ जिसमें है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर 2 वीडियोस हम कर चुके हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन का था जिसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ चुके थे. उसके बाद अपन थोड़ा सा क्राइटेरिया के एस्पेक्ट में डिटेल किया था 5 किंगडम सिस्टम का. राइट. थर्ड वीडियो है आज जिसको हम लेंगे मोनेरा की रिगार्डिंग. मोनेरा के बारे में अपन को पढ़ना है. बस जैसा कि मेंशन है, मोनेरा फर्स्ट वीडियो है ये जिसके अंदर बैक्टीरिया हमारा सुपरस्टार है. इस मोनेरा फर्स्ट का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर है कोई डेवलप टाइप का डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा. बेसिकली उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे. बट एक बात कहनी पड़ेगी कि बेसिकली इनके स्ट्रक्चर भले सिंपल क्यों ना हो, बट इनके फंक्शनली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है. यदि मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया सभी ऑलमोस्ट कंडीशंस में रह सकता है, यूनिवर्सल है. कैसे? यदि मैं हैबिटेट की बात करूं तो जितने भी पॉसिबल एनवायरमेंट्स हैं बेसिकली उन सब में रहेगा. हॉट क्लाइमेट, एडवर्स कंडीशन, सुटेबल कंडीशंस. राइट. इन एडवर्स कंडीशन एंड फेवरेट कंडीशन दोनों ही कंडीशंस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. बैक्टीरिया की बात करें तो बेसिकली हमने पढ़ा था बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है अकॉर्डिंग 6 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था. आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होते हैं दे ऑलवेज जनरली सर्वाइव इन अ स्ट्रीम एडवर्स कंडीशन. स्ट्रीम एडवर्स कंडीशन का मतलब स्ट्रीम हॉट, स्ट्रीम कोल्ड, बहुत ही सलाइन वाटर वाली पोजीशन होती है. बट यूबैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ही ऑलवेज मस्ट है. बेसिकली वह फेवरेबल कंडीशन में ही जिंदा रह सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकते. आगे हम बैक्टीरिया के बारे में एक चीज और पढ़ेंगे बेसिकली कि यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है. बेसिकली जो आर्की बैक्टीरियाज हैं उन आर्की बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक वे के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाली, कॉम्प्लिकेटेड, उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड यानी कि प्रोटीन की लंबी चेन होती है. प्रोटीन की बहुत लंबी चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. इसी वजह से जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं वो पॉसिबली जितनी भी एडवर्स कंडीशंस होती है, एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में होती है, उनमें जिंदा रह सकते हैं. खोलते पानी में, बहुत चिलिंग वाटर में, बहुत डेप्थ वाले पोजीशन में जहां ऑक्सीजन ना हो, बेसिकली उस पोजीशन में जहां पर सैलिनिटी है वो 400-500 टाइम्स ज्यादा होता है खारी पानी, उसके अंदर बेसिकली. हम नेक्स्ट बात करें शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं अकॉर्डिंग देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग देयर नेचर. हमने यहाँ पर देखा जो सर्कल टाइप के होते हैं उनको कोकाई कहते हैं, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बैसिलस कहते हैं, जो कॉमा शेप होते हैं उन्हें विब्रियो कहते हैं, जो स्पाइरल शेप होते हैं उन्हें स्पाइरोलम कहते हैं, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइरल नहीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे माइसिलियल टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं. अकॉर्डिंग देयर शेप वी कैन क्लासिफाइड द सेवरल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. राइट. कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इक्वल टाइप का, भले वो कोकाई हो या बैसिलस. ध्यान रखना, कोकाई का मतलब प्लूरल और कोकस का मतलब सिंगुलर. उसी तरह से बेसिलाई मीन्स plural form of the root shape bacteria and bacillus means single number of bacteria. तो इस तरह से यदि डबल बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उस पोजीशन के लिए हम डिप्लो वर्ड यूज करते हैं. यदि लॉन्ग चेन फॉर्म हो तो उसे हम स्ट्रक्टो वर्ड यूज करते हैं. चेन की रिगार्डिंग ये यूज किया जाता है, किसी बैक्टीरिया का एक टर्म है. उसी तरह से क्लस्टर फॉर्म में हो कोई बैक्टीरिया तो उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है, स्टेफाइलो. अकॉर्डिंग देयर शेप, यदि वो सर्कल है तो इस पोजीशन में 2 बैक्टीरिया साथ में रखे हैं तो उसको कहते हैं डिप्लोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस मींस यदि एक से ज्यादा बैक्टीरिया चेन बना रहे हैं और वो कोकस सर्कल शेप वाले तो उनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है. उसी तरह से क्लस्टर फॉर्म में है और वो सर्कल शेप वाले बैक्टीरिया है तो उसके लिए स्टेफाइलोकोकाई वर्ड और टर्म यूज करेंगे. बेसिकली हम
इसको और आगे क्या क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिकली बैक्टीरिया में कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट सी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बेसिस हम ले उसका फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है जो बैक्टीरिया को बहुत सी जगह पर सपोर्ट देने का काम करता है। लाइक वो लोकोमोशन करवाने में, बेसिकली उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करेगा, दो बैक्टीरिया को आपस में चिपकने में हेल्प करेगा, ये होल्ड करने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से फ्लैजिला एक एसेसरी टाइप का इनका ऑर्गेनल पार्ट है, राइट। हम बात करें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन, प्रेजेंस और एब्सेंसी के हिसाब से यदि बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करें, इफ दे पोजेस flagella, such kind of bacteria called trichus. If they does not possess any kind of flagella, that's called atrichus. तो trichus flagella मौजूद होती है तो ऐसे बैक्टीरिया को trichus बैक्टीरिया कहते हैं, और flagella नहीं होने की पोजीशन में atrichus कहते हैं। अब हम बात करें कि flagella है तो flagella की पर्टिकुलर प्रेजेंसी क्या है, पोजीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अकॉर्डिंग पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्लैजिला का बैक्टीरिया में पोजीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया सच लाइक दैट मोनोट्राइकस से सिंगल फ्लैजिला यदि मौजूद हो बैक्टीरिया में तो उस तरह के बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कहते हैं। दो फ्लैजिला और अपोजिट एंगल्स पे हो तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। बहुत सारा एक बंच और क्लस्टर हो फ्लैजिला का एक ही पर्टिकुलर इसके पोल पर तो उसे सेफेलोट्राइकस कहते हैं। दो अलग अलग सेम क्लस्टर हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे लिम्फोट्राइकस कहते हैं। और इक्वली फ्लैजिला पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस तरह की पोजीशन को हम पेरीट्राइकस कहते हैं। इसके साथ बेसिकली हम क्लासिफिकेशन करने का ये यहां पर पैटर्न अपन ने किया है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला इससे पहले अपन ने देखा था कि फ्लैजिला की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के हिसाब से हमने उसको ट्राइकस और एट्राइकस बोला था, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन के अरेंजमेंट के हिसाब से भी इसको बोला था। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में बेसिकली इस स्ट्रक्चर के तीन पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी किसमें एम्बेडेड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को हम बोलते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर एक बेसल बॉडी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेसल बॉडी के अंदर है वो सबसे पहले दो पार्ट्स हैं, रिंग एंड रोड्स। रिंग्स दो हो सकती है या चार हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया का टाइप क्या है। दोनों रिंग्स एक सॉलिड वर्टिकल अरेंज पार्ट से कनेक्टेड रहती है जिसे रोड कहते हैं। तो रोड और रिंग्स दोनों मिलकर के बेसल बॉडी बनाती है और बेसल बॉडी इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। आप देख रहे हैं उसके बाद यहां पर एक हुक है, ये क्वाइट वाइडर पार्ट है। ये क्वाइट वाइडर पार्ट एक साइड से बेसल बॉडी से और दूसरी साइड से फिलामेंट से कनेक्ट है। और यहाँ फिलामेंट किससे मिलकर बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन एक तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में जब डिटेल करेंगे तो ग्लोबुलर प्रोटीन किसे कहते हैं वो चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिलिन है उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं। इस तरह से वर्टिकली अरेंज होते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल अरेंज होने की पोजीशन के अंदर ये फिलामेंट बनता है। फिलामेंट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाइडर पार्ट है, जैसे जैसे हाइट की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम होता चला जाता है। तो बेसल बॉडी हैज अ रिंग्स 2 और 4, 2 से 4 होती हैं। These rings are connected to rod-like structures which is solid and vertically arranged. This is the rod-like structure. Rod and rings both form basal body. ये basal body बना रहे हैं which is embedded in bacterial membrane. ये bacterial membrane के अंदर embedded है। A wider part is attached to the basal body. एक wider part attached है जिसको hook कहते हैं, that hook, and other side connected to the filament. और ये वाइडर पार्ट हुक दूसरी साइड से फिलामेंट से रहता है। फिलामेंट मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड फ्लैजिलिन प्रोटीन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स आर वर्टिकली अरेंज्ड, स्पाइरली वर्टिकली अरेंज। स्टेनिंग प्रोसेस सबसे पहले डेवलप किया था हैंस क्रिस्टिन ग्राम ने। इस हैंस क्रिस्टिन ग्राम ने स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू
एक प्रोसीजर इनोवेट किया था जिसके थ्रू बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन इन सेल वॉल, राइट। देखिए यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग, उस ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को सबसे पहले ग्राम साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, जो पर्टिकुलर टाइप आ गए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आगे किस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेनिंग एब्जॉर्ब होता है। So identification of bacteria on the basis of gram staining developed by Hans Christian Gram। ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ग्राम पॉजिटिव करने वाले, ग्राम पॉजिटिव दिखने वाले बैक्टीरिया किस तरह का सेल वॉल कॉम्पोजिशन रखते हैं और नेगेटिव वाले किस तरह का कॉम्पोजिशन रखते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर बहुत रिच है, ये बहुत ज्यादा मात्रा इसमें कौन से एसिड की होती है, टेकोइक एसिड की। ये टेकोइक एसिड की मल्टीलेयर पोजीशन और सेल वॉल मल्टीलेयर पोजीशन में होने की वजह से ये थिक सेल वॉल होती है। दूसरी साइड में आ जाए ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है उसमें एज इट इज पेप्टिडोग्लाइकन तो होता है बट उसके अंदर मल्टीलेयर पोजीशन नहीं होती, नो टेकोइक एसिड, टेकोइक एसिड नहीं होता, मल्टीलेयर नहीं होता। इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल वॉल बहुत पतली होती है, थिनर होती है। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट ऑफ वो बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में प्रोटेक्टिंग लेयर एक स्पेशल होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, एक्स्ट्रा लेयर कैप्सूल होती है और ये लिपोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यहीं से बात स्टार्ट होती है कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया क्यों हुए, क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर कंपोजिशन में डिफरेंस था। एक तरफ जहां ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया के अंदर टेकोइक एसिड पेप्टिडोग्लाइकन नेचर के साथ मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन के साथ कोई टेकोइक एसिड नहीं है। ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया के अंदर है वो सेल वॉल मल्टीलेयर है, थिक पोजीशन में बना हुआ है सेल वॉल। बट यदि ग्राम नेगेटिव वाले पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन के अंदर बहुत ही पतली मेम्ब्रेन है। हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने जो प्रोसीजर दिया था उस प्रोसीजर के थ्रू क्या किया गया, प्रोसीजर के अंदर ये मेरी तरफ से मैंने 5 टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहले फिक्स, स्लाइड के अंदर हीट देते हुए बैक्टीरिया को फिक्स किया जाता है, चिपकाया जाता है। उसके बाद उस स्लाइड पर ऐड किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, एक स्टेनिंग होती है। क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेनिंग होती है वो पर्पल लाइट कलर का होता है, राइट। उसके बाद तकरीबन ये 20 से 30 सेकंड के लिए इसको स्टैंड किया जाता है। उसके बाद उसको उस स्लाइड को पानी के अंदर रिन कर दिया जाता है, नहीं पानी डाल करके उसको वॉश कर दिया जाता है। हाँ, वॉश करते टाइम पर स्पेशली इस ध्यान का ध्यान रखा गया कि वो वॉश हो तो वो स्टेनिंग बाहर निकले बैक्टीरिया में। उसके बाद उसमें ऐड किया गया ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन स्टेनिंग करने के लिए 20 से 30 सेकंड का टाइम दिया गया। इस कंडीशन में सारे के सारे बैक्टीरिया किस कलर से स्टेन होंगे, पर्पल कलर से। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको स्टेन को वॉश किया गया। वॉश करने के बाद वॉश किससे किया गया, एसीटोन और अल्कोहल, 90% अल्कोहल में वॉश किया। तो मोस्ट ऑफ यानी कि कुछ बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के अंदर रहे। जो पर्पल कलर के रहे उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला गया, और जो वॉश आउट हो गए अपना कलर को लॉस हो गए और कुछ बैक्टीरिया जो ट्रांसपेरेंट हुए उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। यहाँ देखिए पर्पल बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों, और बेसिकली ऐसा क्यों हुआ। देखिए पहले जो पर्पल बैक्टीरिया थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोले गए। जो एसीटोन और अल्कोहल से वॉश करने के बाद में ट्रांसपेरेंट हो गया, उनका कोई कलर नहीं बचा, उनको लॉस कर दिया उन्होंने पर्पल कलर। बट उनको सैफरनीनी स्टैन से स्टैनिंग करने पर वो रेड कलर हो गए। इसका मतलब बेसिकली उनके अंदर ये ग्राम नेगेटिव वाली पोजीशन आ गई, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहां पर बन गए। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग है। मैं ये बात करूं बेसिकली बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड के साथ में मल्टी लेयर सेल वॉल है, और इस मल्टी लेयर सेल वॉल के अंदर मैक्सिमम आयोडीन सॉल्यूशन और मिथाइल क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेनिंग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। इसलिए जनरली इसको वॉश आउट करने के बाद में भी ये पर्पल कलर को बताता है।
बट नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा कैप्सूल है। बाहर की तरफ जाओ कैप्सूल स्ट्रक्चर है, वो कैप्सूल स्ट्रक्चर जब तक उसको वॉश नहीं करते तब तक तो पर्पल कलर शो करता है। वॉश किए जाने की पोजीशन में न क्रिस्टल वॉलेट उसमें पेनिट्रेट हो पाएगा, न ही उसके अंदर आयोडीन जो ग्राम आयोडीन है वो भी पेनिट्रेट हो पाएगा। सुपरफिशियली ये कलर रहेंगे, वॉश किए जाने पर ये वॉश आउट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। बट इस कैप्सूल में से कुछ पेनिट्रेट हो सकता है, तो वो पेनिट्रेट हुआ था सैफरनीन, यानी कि इस ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में सेल वॉल मल्टीलेयर नहीं है, पतली है, तो उनकी एब्जॉर्बिंग नेचर न इसको लेकर के है क्रिस्टल वायलेट को, ना आयोडीन सोल्यूशन को लेकर है। बट जो एक्स्ट्रा कैप्सूल है वो इसको पेनिट्रेट नहीं होने देगा, बट जो एक्स्ट्रा कैप्सूल है वो सैफरनीन को जरूर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए सैफरनीन की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर से स्टैंड हो। नेक्स्ट हम लेते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक एनारोबिक दो टाइप का होता है। एरोबिक कंडीशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यदि ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जितने भी फूड सब्सटेंस है, एनर्जी सब्सटेंस है, उनका टोटली ऑक्सीडेशन होने से सफिशिएंट एनर्जी बनती है। बट एनारोबिक पोजीशन ऑलवेज इन कंडीशन ऑफ O2 एब्सेंट। O2 एब्सेंट और O2 प्रेजेंसी के हिसाब से कौन कौन से रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है हम बात करेंगे। सबसे पहले एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में दो स्टेप्स होती है, एज वी नो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सिमिलर होती है। ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस यहाँ साइटोप्लाज्मा में हमें हो रहा है, क्रैब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्मा में हो रहा है। रीजन क्या है, जितने भी प्रोकैरियोटिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मा बेसिकली चारों तरफ होते हैं। जितने भी एंजाइम चाहिए, जितने भी प्रोटीन्स are they required for the respiration, for the completion of the respiration process, they all are involved, they all are available in cytoplasma, इसलिए कोई स्पेसिफिक टाइप का रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में हो रहा है, जिसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2-पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। 2-पायरुविक एसिड फॉर्म करने के बाद बेसिकली यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कंडीशन है, तो क्रैब्स साइकिल भी साइटोप्लाज्मा में होगी। बट यहाँ स्पेसिफिक बात ये देखने की है कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मेसोसोम्स। ठीक उसी तरह से जैसे यूकैरियोटिक टाइप सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बेसिकली वो क्रैब्स साइकिल कंडक्ट करवाते हैं, बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को फॉलो अप देने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के मेसोसोम्स हैं। यदि मैं बात करूं कि यहाँ मेसोसोम्स यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलोगस हैं, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट बात है, यानी कि मैं सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स के अंदर है वो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी साइट है, जबकि यहाँ पर मेसोसोम्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेसोसोम्स है। मेसोसोम्स क्या है, इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। देखिए सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ क्या होते हैं, इनफोल्ड्स हैं, इनको हम मेसोसोम्स कहते हैं। इन मेसोसोम्स के हेल्प से है वो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है। मेसोसोम्स और क्या हेल्प कर रहा है, मेसोसोम्स एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये आल्सो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन रिसीवर एंड रिसेप्टर्स। रिसीवर और रिसेप्टर्स प्रोटीन्स का यहाँ पर अरेंजमेंट करवा रहा है, यानी कि मेसोसोम्स बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयंस को रिसीव करने वाले प्रोटीन्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। क्रैब्स साइकिल के अंदर आप जानते हैं दो तरह की टर्म्स होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें चार्ज को फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है जिसके अंदर फॉस्फेट आयन को बिल्डअप करके बाइंड करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP फॉर्म किया जाता है। तो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दोनों ही मेसोसोम्स के अंदर होने वाले प्रोसेस है, क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स चाहिए और कुछ प्रोटीन चाहिए। तो एंजाइम तो साइटोप्लाज्मा में होंगे, पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयंस को रिसीव करने वाले हैं वो मेसोसोम्स में मौजूद है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो तो साइटोप्लाज्मा में सस्टेन्ड है, इसलिए साइटोप्लाज्मा के अंदर वो प्रोसीजर हो जाता है। बट यदि मैं बात करूं प्रोटीन्स की, ऐसे प्रोटीन्स जो रेस्पिरेशन में क्रैब्स साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयंस को रिसीव और रिसेप्ट करने वाली प्रोटीन्स हैं, वो मेसोसोम्स के अंदर होती हैं, और मेसोसोम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स हैं। तो मेसोसोम्स प्रोटीन्स ये बेसिकली इंटररिलेटेड है। दूसरी हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो O2 की एब्सेंट के अंदर होती है। इसके अंदर एज इट इज वही स्टेप्स हैं
फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस में जिस तरह से यहां पर बात कर रहे हैं उसी तरह से सेम टू सेम इधर और इधर सेम टू सेम ही है। यहाँ ग्लूकोज 2 पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो ये सेकंड स्टेप बेसिकली क्लासिफाइड हो सकता है 3 अलग अलग तरीके से। कौन कौन से हैं देखें अपन। यहीं से मैं ऊपर ले लेता हूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन एब्सेंट है, इस ग्लाइकोलाइसिस में एसिड जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, ग्लूकोज इसके अंदर 2 पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड बात करें क्रेब्स साइकिल, सेकंड फॉर्म यहां पर क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं तो क्रेब्स साइकिल यहां पर बेसिकली होता ही नहीं है। क्रेब्स साइकिल यहां पर एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट हो गया। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यहां O2 एब्सेंट है। तो इसके स्थान पर कितनी तरह की प्रोसेस होती हैं? इसके स्थान पर अलग अलग तरह से कंडीशंस पे डिपेंड करता है, 3 अलग अलग तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन के अंदर जो पॉलीसेक्राइड फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही कम एनर्जी यहां पर बनेगी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर एनर्जी की फॉर्म बनती है। तो इस तरह के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑलवेज take place in absence of oxygen, where the carbohydrate and polysaccharides are break down into to form to evolve the oxygen and ethyl alcohol, or very minor form of energy. Second है putrefaction. putrefaction इस putrefaction में क्या हो रहा है? प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी बना रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी बना रहा है। तीसरे में बात करें अदर सब्सटेंस, बेसिकली अदर सब्सटेंस कौन से हैं? डिकेइंग, तीसरा प्रोसेस डिकेइंग। अदर केमिकल सब्सटेंस, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, ये एनर्जी बना रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस बेसिकली एनारोबिक टाइप के बैक्टीरियाज में होता है। इस एनारोबिक टाइप के बैक्टीरियाज के अंदर यदि फर्मेंटेशन की बात करें, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स जो भी है वो बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहल बनाता है। पुट्रेफैक्शन के अंदर प्रोटीन है वो ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बना रहा है। और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनके अलावा जितने भी हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, बेसिकली वो ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी फॉर्म बनाने का काम। Important terms about the respiration of bacteria like this. First, obligate aerobic. Obligate means a particular condition that is very must be there to survive any bacteria. उसे हम कहते हैं obligate. Obligate aerobic मतलब aerobic means O2 की प्रेजेंसी किसी भी तरह पोजीशन के अंदर वहां रिक्वायर है। If O2 absent, then the bacteria will can't be survive in their conditions. So O2 is a must, can survive only in presence of oxygen. Absence होने पर ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। That obligate for what condition? They are obligate for aerobic condition. Second, obligate anaerobic. Such kind of bacteria obligate for the anaerobic types of particular respiration. So O2 is absent, must. O2 की एब्सेंसी यहां पर मस्ट है। यदि ऑक्सीजन गलती से भी होगी तो इस तरह के बैक्टीरिया पॉइजनस इफेक्ट की वजह से मर जाएंगे। कैन सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ O2. O2 इज पॉइजनस फॉर द बैक्टीरिया। थर्ड, फैकल्टेटिव एरोबिक्स. फैकल्टेटिव एरोबिक्स मींस होता है नॉर्मली दे anaerobic types of bacteria, but they can survive in also aerobic condition.
जनरली वो एनारोबिक पोजीशन में रहते हैं, पर ऑक्सीजन होगी तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं. सो व्हाट फॉर दे आर फैकल्टेटिव, they are generally they are anaerobic types bacteria, but they also can survive in O2 condition, right? Facultative anaerobic condition just opposite. They can survive in a aerobic condition, but if oxygen is absent there, so they will be also facultatively survive in absence of O2. So normally aerobics, but can survive in absence of O2 also. The next topic, nutrition in bacteria. Nutrition in bacteria दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने वाले भी होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन्स की वजह से जो एनर्जी निकलती है उससे भी अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स, फोटोऑटोट्रॉप्स. सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. So, because why they can perform the photosynthesis? Because they can absorb the sunlight. They can absorb the sunlight. Why? Because they also possess such kind very important types of chlorophyll pigments. Pigment उनकी बॉडी के अंदर होते हैं. जो पिगमेंट होते हैं वो दो टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर. पिगमेंट, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, और दूसरा होता है बैक्टीरियल विरिडीन. तो इन दोनों टाइप के पिगमेंट्स की वजह से वो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड H2S दोनों यहाँ पर एक कंपोजिशन रिएक्शन करती है जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है. ध्यान रखना, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन नहीं निकल रही है. ऑक्सीजन नहीं निकलने की वजह से इस टाइप की फोटोसिंथेसिस को कहते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. बिकॉज याद रखो, प्लांट्स के अंदर H2S नहीं होता है, H2O होता है. तो प्रोटॉन डोनर कौन होता है? वहां पर H2O, हाइड्रोजन जो दिया जा रहा है वो H2O दे रहा है, बट यहां पर प्रोटॉन डोनर कौन है? H2S. इसलिए H2S यहां पर यदि रिड्यूस हो रही है तो वो ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं, सल्फर की फॉर्म में हो रही है. सच काइंड ऑफ जितने भी ग्रीन टाइप के बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाले इस तरह के बैक्टीरिया के इस फोटोसिंथेसिस को नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सेकेंड, कीमोऑटोट्रॉप्स. कीमोऑटोट्रॉप्स है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड्स का, उसकी वजह से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी बनती है उससे न्यूट्रिशन गेन करने वाले बैक्टीरिया. एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है. दो एग्जांपल आगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर आप पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल. 11th के अंदर हमें एक टॉपिक अलग से पढ़ना होगा नाइट्रोजन साइकिल, उसके अंदर ये चीज यहाँ पर आएगी. नेक्स्ट बात करें हेटेरोट्रॉप्स. दे कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस. सो दे डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड करते हैं. यदि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मैटर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन और डिकेइंग करके अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी निकल रही है, उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं. यदि वो दो अलग अलग टाइप के कोई बैक्टीरिया पर्टिकुलर किसी दूसरी स्पीसीज के लिविंग बॉडी के साथ में रहकर के एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है, दोनों के प्रॉफिट की वजह से इस तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है. इस तरह का जो म्यूचुअल रिलेशन के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करने का प्रोसेस है उसे सिम्बायोटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया किसके अंदर सिम्बायोटिक शो करता है? ये शो करता है पी प्लांट के अंदर. पी प्लांट की क्या खासियत है? पी प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है, उन पे रूट्स पे गांठें होती है, नोडुल्स बोलते हैं. उन नोडुल्स के अंदर ये बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक नेचर शो करता है. फायदा किसका है? ग्रीन प्लांट्स का. क्या देता है यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया? Rhizobacterium bacteria can provide the nitrate and nitrites which is very essential for the growth of pea plant, right? और रिवर्स में क्या लेता है बैक्टीरिया? रिवर्स में बैक्टीरिया लेता है हैबिटाट एंड न्यूट्रिशन. थर्ड और पैरासाइट. हेटेरोट्रॉप मॉडरेशन में है पैरासाइट. बैक्टीरिया किसी होस्ट में एंटर हो जाता है और होस्ट में रिजल्ट वाइज उसको बिना किलिंग करे हुए, विदाउट किलिंग देम, दे प्रोवाइड डिजीज टू द पर्टिकुलर होस्ट. होस्ट को डिजीज प्रोवाइड करते हैं इस तरह के बैक्टीरिया. पैरासाइट बैक्टीरिया कहते हैं. पैरासाइट और होस्ट के बीच में इस तरह का जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म, राइट?
तो डिजीज कॉजिंग जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो सब पैरासाइटिक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया जिस डिजीज को फैलाता है उस डिजीज का नाम है कॉलेरा। यहां पर एक स्टार पॉइंट है, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो सारे के सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आर टू टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी तरह के गैमेट और जेनेटिक मटेरियल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जेनेटिकल मटेरियल्स है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एक्सचेंज होता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया एलिमेंट्री टाइप के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम्स में वेजिटेटिव भी कहता है। तो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर एक बैक्टीरिया, पैरेंटल बैक्टीरिया इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद पैरेंटल बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, न्यूली बैक्टीरिया जिसे हम डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं वो बेसिकली होता है। होता क्या है कि जो पैरेंटल बैक्टीरिया होता है उसका जेनेटिकल मटेरियल कॉपी तैयार करता है। उस कॉपी के अंदर इक्वल बीच में एक डिवाइडिंग फिशर क्लियर हो जाती है जिससे एक ही बैक्टीरिया से दो फॉर्म बन जाती है। ये बहुत बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही स्टार पॉइंट है कि बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही मोस्ट ऑफ कॉमन होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन है। एंडोस्पोर्स में क्या हो रहा है, ध्यान रखना, ये ऑलवेज है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। बट एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, एडवर्स कंडीशन के अंदर एंडोस्पोर्स बनते हैं। एंडोस्पोर में क्या होता है, बैक्टीरिया जहां पर इसका जेनेटिकल मटेरियल है, ये जेनेटिकल मटेरियल है, इस जेनेटिकल मटेरियल के अलावा सारे पार्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जेनेटिकल मटेरियल के बाहर की तरफ एक थिक कैप्सूल बन जाता है। ये थिक कैप्सूल अंदर की तरफ रहते हुए बैक्टीरिया के अंदर की तरफ रहते हुए बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको एंडोस्पोर्स कहते हैं। जैसे सुटेबल कंडीशंस आती है, एडवर्स कंडीशन में हो रहा है, एडवर्स कंडीशन जैसे सुटेबल कंडीशन आती है, थिक कैप्सूल डिसॉल्व होकर के बैक्टीरिया को उसी पोजीशन के अंदर रिटेन करने का काम करेगा। पर यहां पर एक स्टार पॉइंट है, यहां पर एक ही बैक्टीरिया एक एंडोस्पर्म और एक एंडोस्पर्म के क्लियर हो जाने पर एडवर्स कंडीशन की नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफर हो जाने की पोजीशन में वही बैक्टीरिया एक सिंगल बैक्टीरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक बेसिक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। बडिंग क्या है, बडिंग बहुत रेयर है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो एक से ज्यादा होते हैं वो ब्रांच फॉर्म बनाते हैं और ब्रांच फॉर्म में बनने को इस बडिंग फॉर्म कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। यही ट्रांसफॉर्मेशन यदि बैक्टीरियोफेज के थ्रू हो तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया वाया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज है वायरस है जो फीड करता है, ऑलवेज रिएक्ट करता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहता है। तो यहां पर जेनेटिकल मटेरियल बिना किसी बैक्टीरियोफेज के हो रहा है, यहां पर जेनेटिकल मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज के थ्रू हो रहा है। ध्यान रखना है दोनों ही में एक चीज कॉमन है, जेनेटिकल मटेरियल का ट्रांसफर होने से पहले उस जेनेटिकल मटेरियल्स की कॉपी तैयार होती है, एक कॉपी रिमेन रह जाती है पेरेंटल सेल में और जो दूसरी कॉपी होती है वो ट्रांसफर होकर के दूसरे जेनेटिकल मटेरियल में चली जाती है। तीसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर दो टाइप के बैक्टीरिया जिसमें एफ जीन होता है, फर्टाइल जीन होता है, उसे पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिसके अंदर एफ जीन नहीं होता है उसे नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये एफ जीन किसके साथ लगा होता है, प्लाज्मिड के साथ में। प्लाज्मिड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर प्लाज्मिड क्या है, नॉन जेनेटिकल क्रोमोसोम्स हैं जो
फर्टिलिटी या बेसिकली जेनेटिकल इनहेरिटेंस के अंदर जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिकल कैरेक्टर्स को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सो प्लाज्मिड के अंदर स्पेशल टाइप का जीन होता है एफ जीन। इस एफ जीन की कॉपी तैयार करके एक कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से एक बैक्टीरिया जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो भी एज इट इज दूसरे बैक्टीरिया की तरह ही पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दिस इज द ओनली अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ नेगेटिव बैक्टीरिया एज इन अ पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो फर्टाइल बैक्टीरिया से एक दूसरा नॉन फर्टाइल बैक्टीरिया को फर्टाइल बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे ही नेगेटिव जेनेटिकल एफ जीन की कॉपी तैयार होकर के नेक्स्ट जगह पे जाएगी, पुरानी वाली तो यहीं पर रह जाएगी, नई वाली कॉपी नेक्स्ट वाले बैक्टीरिया में जाने से वो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑन, अपने रिवीजन कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।